हेलो डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल बच्चों, कैसे हो आप लोग। एटॉमिक स्ट्रक्चर के लेक्चर नंबर 18 में आप सबका स्वागत है। मैंने लेक्चर नंबर 17 में आपको बताया था कि क्वांटम नंबर क्या होती है, जो एक यूजफुल कंसेप्ट है किसी भी इलेक्ट्रॉन की लोकेशन किसी एटम में पता करने के लिए, राइट। जहां पे हमने 4 क्वांटम नंबर डिफाइन किए थे: प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल बताता है ऑर्बिट नंबर को, एजीमुथल बताता है सबसेल को, मैग्नेटिक बताता है सबसेल के अंदर कौन सा ऑर्बिटल है, यानी कि उसका ओरिएंटेशन क्या है, एंड उस ऑर्बिटल का कौन सा इलेक्ट्रॉन है, ये हम पता करते हैं स्पिन क्वांटम नंबर से, राइट। तो इन चारों क्वांटम नंबर की कैलकुलेशन करने के लिए जो सबसे पहले चीज की जरूरत पड़ती है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट सबसेल्स, और उसके लिए हम लोग फॉलो करते हैं अफबाउ प्रिंसिपल। अफबाउ प्रिंसिपल क्या कहता है बच्चों? फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट सबसेल्स, filling of electrons in different subcells take place in the increasing order of their energy, in the increasing order of their energy। मतलब ये हुआ कि सबसे पहले लोवेस्ट एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन जाएगा, देन हायर एनर्जी लेवल एंड सो ऑन। अब ये किसी सबसेल की एनर्जी कौन सी बात पे डिपेंड करती है, वो रूल है, वो रूल कहता है एनर्जी ऑफ अ सबसेल is directly proportional to n plus l value, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n plus l वैल्यू। किसी मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ये ट्रू है, एनर्जी ऑफ सबसेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n plus l। n यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, l एजिमुथल क्वांटम नंबर है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दो सबसेल के लिए n plus l वैल्यू सेम होती है। अह, मतलब अगर कभी ऐसा हो जाए, if n plus l values are same for two subcells, are same for two subcells, then energy is directly proportional to value of n। यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जितना बड़ा होगा, एनर्जी उतना ज्यादा हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जैसे मान लीजिए आपका 3p है, अब 3p में n प्लस l का वैल्यू हो गया 3 प्लस 1 यानी कि 4, एंड ऐसे ही मान लीजिए 4s है, n प्लस l वैल्यू कितना हो गया 4 प्लस 0 यानी कि 4। अब दोनों का n प्लस l वैल्यू आइडेंटिकल है, लेकिन क्योंकि 4s का n वैल्यू बड़ा है, इसलिए अगर हम एनर्जी की बात करेंगे तो 4s का एनर्जी, एनर्जी के ऑर्डर की बात करेंगे तो 4s का एनर्जी 3p से अधिक है। ऑलराइट, क्योंकि 4s में क्वांटम नंबर, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो बड़ी है, 4 है, और 3p में 3 है, इसलिए 4s का एनर्जी ज्यादा, यानी पहले 3p में इलेक्ट्रॉन जाएगा देन 4s में इलेक्ट्रॉन जाएगा। इज दैट क्लियर? और याद रखिएगा बच्चों, ये जो सारा कहानी है ना, ये एक मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ट्रू होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए इस प्रकार का रूल नहीं होता है। यानी मैं लिख सकता हूं, फॉर अ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, फॉर अ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, या मैं कह सकता हूं एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन वैल्यू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैल्यू ऑफ एन। यानी हाइड्रोजन के लिए, हीलियम प्लस के लिए, लिथियम प्लस 2 के लिए, बेरिलियम प्लस 3 के लिए, इन सभी के लिए जहां पे केवल एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, वहां पे जितनी ज्यादा होगी एन की वैल्यू, उतना ज्यादा होगा एनर्जी। यानी कि अगर हम बात करें 3s, 3p, 3d, राइट, किसी सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, मान लीजिए हाइड्रोजन के लिए बात करनी है, तो तीनों की एनर्जी बराबर हो जाएगी। एनर्जी ऑफ 3s इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ 3p इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ 3d। क्यों बराबर हुई? क्योंकि तीनों में जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो 3 है, यानी आइडेंटिकल है। क्लियर? तो हाइड्रोजेनिक स्पेसीज के लिए या सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए n की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ n पे डिपेंड करती है, याद रखिएगा। अब अगर मुझे एक सिंपल अरेंजमेंट बनाना हो कि किसी पर्टिकुलर एटम के बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को हमें किस प्रकार से बांटना है, तो ये डायग्राम आपको हेल्प करेगा। आप देख सकते हैं सबसे पहले एनर्जी आपकी 1s की लीस्ट होती है, यानी इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा, देन 2s में गया, देन 2p में गया, देन 3s में गया, देन 3p में गया। ये सारा जो कहा ना, ये एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में, यानी n प्लस l रूल को अप्लाई करते हुए आया है। यानी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा, देन 2s में जाएगा, देन 2p में जाएगा, देन 3s में जाएगा, देन 3p में जाएगा, देन 4s में जाएगा, देन 3d में जाएगा। देखिए 4s पहले आ गया 3d, जो कि थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, क्योंकि पहले थर्ड शेल भरती है फिर फोर्थ शेल भरती है, ऐसा हम लोगों ने पहले पढ़ा है, राइट। लेकिन अब थोड़ा चेंज हो गया सिस्टम। अब यहाँ पे जब भी हम इलेक्ट्रॉन को भरने की कोशिश करेंगे, आपको पता है s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 डाल देंगे। p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 6 डाल देंगे। ऐसे s में
अगेन 2, P में अगेन 6, S में अगेन 2 एंड D में 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ये है मैक्सिमम, लेकिन जहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली खत्म हो जाएगा वहीं पे हम रुक जाएंगे। अब मान लीजिए मुझे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन करना है, Z इज इक्वल टू 11 है, यानी टोटल 11 इलेक्ट्रॉन मुझे करने हैं। आप देख सकते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 6, 2, 8, 2, 10 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हम भर चुके हैं यहाँ तक। अब मेरे पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बचा है, तो मैंने S1 रख के छोड़ दिया। ऐसे ही मान लीजिए आपका कैल्शियम Z इज इक्वल टू 20 है, राइट? तो हम लोग लिख सकते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अब आप यहाँ देख सकते हैं 2, 2, 4, 6, 4, 10 और 8, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 3p के बाद 4s आता है, 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आखिरी इलेक्ट्रॉन आके रुक गया। ओके गाइस, so this is how you have to fill electron in different subcell based on n plus l rule. ओके गाइस, ऐसे मान लीजिए आपके पास है लेट्स से Z इज इक्वल टू 21 स्कैंडियम, यहाँ से डी ब्लॉक शुरू हो जाता है। तो वंस अगेन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 4s2, 3d1। ऑलराइट, चेक कर लीजिए 2, 2, 4, 6, 4, 10, 10, 8, 18, 2, 20 और 21, राइट? इसी को ना, जैसे यहाँ तक आप देख रहे हो, यहाँ तक 18 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, तो क्या मैं इसको आर्गन लिख सकता हूँ? आर्गन 4s2, 3d1, यानी थोड़ा-सा शॉर्टकट में लिखने के लिए हेल्पफुल होता है ये। आर्गन का पूरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन देन 3d1। ऐसे ही Z इज इक्वल टू, अगर मैं 24 की बात करूं, क्रोमियम, राइट? ये आता है आपका 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4। दिस इज द एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन एज पर रूल, ठीक है? एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है एज पर रूल, लेकिन एक्चुअल थोड़ा डिफरेंट होता है इसका। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5, ये होता है एक्चुअल, यानी एक इलेक्ट्रॉन की इधर-उधर हो गई, एक इलेक्ट्रॉन की यूं समझ लो कि शिफ्टिंग हो गई है S से D में। क्यों हुई है हम लोग बात करेंगे उसकी। ऐसे ही एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो अक्सर अपने एग्जाम में आता है या अपने सिलेबस में है। अगर हम बात करते हैं कॉपर की, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन इसका Z29 होता है। तो क्या मैं अब डायरेक्टली लिख दूं Ar 4s2 3d9? दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्ट, ये एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है, ठीक है? अगर हम एक्चुअल लिखेंगे तो ये होगा आर्गन 4s1 3d10, डी में एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया, ये एक्चुअल है। ओके, क्यों है ऐसा, हम लोग बात करते हैं उसकी। कहा जाता है कि जो हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड सबसेल्स होती है ना, वो स्टेबल होती हैं। हाफ फिल्ड सबसेल्स और कंप्लीटली फिल्ड सबसेल्स स्टेबल होने की वजह से यहाँ पे देख सकते हैं जो D4 है, अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट करके D5 कर दूं तो हाफ फिल्ड हो जाएगा आधा। D में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 5 हो जाएंगी तो हाफ फिल्ड हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे देखिए D में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 9 है, अगर एक इलेक्ट्रॉन S का मैं D में शिफ्ट कर दूं तो D10 हो गया, जो कि एक कंप्लीटली फिल्ड सबसेल है, जिसकी वजह से स्टेबल होता है। इसलिए जो एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ये है। गॉट माय पॉइंट? तो इस तरह से अब ये स्टेबिलिटी क्यों है वो भी हम लोग जान लेते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड सबसेल्स जो होती है बच्चों, इट इज बिकॉज ऑफ टू रीजन। एक तो है सिमेट्रिकल अरेंजमेंट और दूसरा है एक्सचेंज एनर्जी। सिमेट्रिकल अरेंजमेंट की अगर हम बात करें तो आप जानते हैं कि जब कभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आधा भरा हुआ सबसेल होता है, जैसे मान लो आपके पास P3 है या D5 ले लेते हैं, बढ़िया आइडियल एग्जांपल है 3, 4। देखिए अगर ये कंप्लीटली फिल्ड या हाफ फिल्ड हो, जैसे हाफ फिल्ड है तो सभी इलेक्ट्रॉन का स्पिन का डायरेक्शन एक जैसा हो गया, सिमेट्रिकल हो गया। ऐसे ही मान लीजिए अगर D10 होता, ठीक है, तो 1, 2 ये सिमेट्रिकली फिल्ड अप हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, एक और बना देता हूँ, ये D10 हो गया। यू कैन चेक D10 एंड D5 में सिमेट्रिकल फिलिंग है। जब भी कभी सिमेट्रिकल अरेंजमेंट होता है इलेक्ट्रॉन्स का तो जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो कम हो जाता है, यानी न्यूक्लियस बहुत आसानी से अपने आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन को पुल कर पाता है, स्टेबिलिटी देता है।
तो सिमेट्रिकल अरेंजमेंट इज वन रीजन बिहाइंड द स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड सबसेल। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है एक्सचेंज एनर्जी। एक्सचेंज एनर्जी क्या होता है, आप देख सकते हो यहाँ पे जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 5, ये अपने बाजू वाले इलेक्ट्रॉन के साथ एक्सचेंज कर लेते हैं, क्योंकि ये जो ऑर्बिटल किसी भी पर्टिकुलर सबसेल के अंदर जो एनर्जी होती है ना ऑर्बिटल की, वो एक्चुअली ये सारे ऑर्बिटल डीजेनरेट होते हैं। डीजेनरेट होने का मतलब सेम एनर्जी ऑर्बिटल, सेम एनर्जी ऑर्बिटल, तो इन सभी में एनर्जी का कोई अंतर नहीं है। मतलब ये जो चारों ऑर्बिटल आप देख रहे हो, ये चारों सेम एनर्जी के हैं। तो ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है पहला वाला ना, इसने 4 जगह से अपने एक्सचेंजेस कर लिए। यानी कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बाकी चारों से एक्सचेंज कर सकता है, यानी यहाँ पे 4 एक्सचेंज पॉसिबल है। ऐसे यहाँ पे हम बात करते हैं सेकंड इलेक्ट्रॉन की, इस इलेक्ट्रॉन की। अब ये राइट डायरेक्शन में एक्सचेंज करेगा, तो यहाँ पे 3 एक्सचेंज पॉसिबल है, यू कैन चेक। इसका इसके साथ एक्सचेंज हो जाए, इसका इसके साथ एक्सचेंज हो जाए, इसका इसके साथ एक्सचेंज हो जाए, तो टोटल 3 एक्सचेंज पॉसिबल है। ऐसे ही जो आपका थर्ड इलेक्ट्रॉन है ये वाला, ये 2 एक्सचेंज पॉसिबल है इसके साथ, और जो आखिरी फोर्थ इलेक्ट्रॉन है उसके साथ 1 एक्सचेंज पॉसिबल है। यानी टोटल यहाँ देख सकते हैं आप 4 + 3 + 2 + 1, यानी कि टोटल 10 एक्सचेंज पॉसिबल है इलेक्ट्रॉन का आपस में। तो और जब भी इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है एक ऑर्बिटल से दूसरे डीजेनरेट ऑर्बिटल में, तो एनर्जी रिलीज होती है, एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज एक्सचेंज एनर्जी। एंड ये भी रिस्पॉन्सिबल है हाफ फिल्ड सबसेल के स्टेबिलिटी के लिए। यानी हाफ फिल्ड सबसेल में आप देख सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्सचेंजेस पॉसिबल हैं, क्योंकि जितने भी ऑर्बिटल हैं उन सभी में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो मैक्सिमम एक्सचेंज मींस मैक्सिमम लॉस ऑफ एनर्जी, मतलब मैक्सिमम स्टेबिलिटी। ऑलराइट बच्चों, ये 2 इंपॉर्टेंट रीजन है जिसकी वजह से हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड सबसेल स्टेबल होती हैं, और यही रीजन है कि आपका ये जो s का इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से शिफ्ट होकर के D10 बना देता है जो सिमेट्रिकल है। इसी प्रकार से क्रोमियम में देखेंगे, इसका s का इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर के D4 को D5 कर देता है जो हाफ फिल्ड हो जाता है, और सिमेट्रिकल होने की वजह से स्टेबिलिटी आ जाती है। यानी कौन-कौन से स्टेबल सबसेल्स हो जाएंगे बच्चों? स्टेबल सबसेल कौन-कौन से हो जाएंगे अगर हम हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड की बात करें, तो एक तो आपका P3 हो गया, P5 हो गया, F7 हो गया, या P6 हो गया, D10 हो गया एंड F14 हो गया। S के अंदर क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसकी हाफ फिल्ड या कंप्लीटली फिल्ड सबसेल की स्टेबिलिटी की बात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। डी में और एफ में हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड होना ज़रूरी है फॉर द ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑफ द गिवन इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। ओके गाइस, ये 2 इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है जो अक्सर हमसे पूछ लिए जाते हैं, इसलिए हमने आप लोग को सिखा दिया। तो ये हो गया बच्चों इलेक्ट्रॉन को अरेंज करने का, अलग-अलग सबसेल में भरने का तरीका। याद रहे, ये तरीका जो है इलेक्ट्रॉन को भरते समय अप्लाई किया जाता है। नोट डाल लीजिए, आपका जो अफवाउ प्रिंसिपल है वो एप्लीकेबल होता है ओनली फॉर फिलिंग इलेक्ट्रॉन। अफवाउ प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल, यानी N+L रूल इज एप्लीकेबल, principle is applicable for filling of electron only। मतलब अगर आपको कभी इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो फिर इलेक्ट्रॉन हमेशा आउटरमोस्ट शेल से निकलता है। जैसे मान लीजिए आपके पास आयरन है, आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ, Ar4s2 3d6, ये Z होता है इसका 26, राइट। अब अगर मुझे आयरन से आयरन +2 बनाना हो तो हम क्या करेंगे, दिस इज गोइंग टू बी Ar4s0 3d6। इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकला, 4s से निकला, फोर्थ सेल आपकी आखिरी सेल है। तो जब हम कभी किसी एटम से आयन बनाते हैं ना, तो एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद आखिरी सेल में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, उससे एनायन बन जाएगा, और आखिरी सेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हैं, उससे कैटायन बन जाएगा। तो अफो प्रिंसिपल जो है वो सिंपली लागू होता है इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के समय, इलेक्ट्रॉन को रिमूवल के समय एक ही रूल लागू होता है कि आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दो। ऑलराइट गाइस, इसके साथ साथ हमारा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है जहाँ पे हम लोग जिसकी हेल्प से बहुत आसानी से नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और स्पिन क्वांटम नंबर निकाल सकते हैं, और वो है हर्ट्ज रूल। हर्ट्ज रूल कहता है
कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन नॉट टेक प्लेस until each orbital of subshell is occupied by one electron। यानी जब तक सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाएगा तब तक इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं हो सकती। जैसे मान लो मेरे पास p3 है, यानी p में 2p3 मान लीजिए, p में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो जब हम इसको लिखेंगे तो किस प्रकार से लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन। अगर आपने ऐसा नहीं लिखा बल्कि ऐसा लिख दिया, ऐसा, तो ये हर्ट्ज रूल को वायलेट करेगा। यहाँ से देखिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिफर कर रहे हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको दिखेगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 3, जबकि ये देखेंगे तो यहाँ से आपको सिर्फ 1 नजर आएगा, राइट? तो पहले एक-एक इलेक्ट्रॉन बाँट दो, उसके बाद पेयरिंग करो। जैसे मान लो आपके पास 4 है, तो 4 इलेक्ट्रॉन भरने का मेरे पास क्या तरीका है p में? पहले मैं एक-एक इलेक्ट्रॉन रखूँगा और फिर मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन डाल दूँगा। अगर मैंने कहीं ऐसा किया होता कि आप 2 एक में रख दो और बचा हुआ 2 दूसरे में रख दो, तो ये गलत हो जाता। ये हर्ट्ज रूल को वायलेट करता। ऐसे मान लीजिए मेरे पास d6 है। अब d6 में d में 5 ऑर्बिटल होते हैं। सबसे पहले आप एक-एक इलेक्ट्रॉन बाँट दो, एक-एक इलेक्ट्रॉन बाँट दो, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब आपके पास जो बचा इलेक्ट्रॉन वो यहाँ पे रख दो। यहाँ से देखिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएँगे? दिस इज़ गोइंग टू बी 4। पहले अगर आप 2 प्लस 2 प्लस 2 कर देते ना, तो फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो जाते, मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो इसको वेरीफाई नहीं कर पाता। तो हर्ट्ज रूल कहता है कि जब तक किसी गिवन सबसेल में एक-एक इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाते, तब तक इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं हो सकती। ओके गाइस, ये अपने को बहुत हेल्प करता है मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन, एंगुलर मोमेंटम, ये सारी चीजें निकालने के लिए। साथ-साथ ये निकालने के लिए कि कोई भी सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक। ऑलराइट? अगला है बच्चों पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बताता है कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव सेम all four quantum numbers. No two electrons in an atom can have all four quantum numbers same। यानी किसी एक ही एटम के अंदर दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकती। अगर n सेम हो गया, l सेम हो गया, m सेम हो गया, तो s पक्का डिफरेंट होगा दो अलग अलग इलेक्ट्रॉनों के लिए। क्योंकि क्वांटम नंबर का बेसिक पर्पस ही यही है कि इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट लोकेशन पता करना। अगर कोई भी दो इलेक्ट्रॉन की चारों में से एक भी क्वांटम नंबर सेम हो गई ना, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एक ही जगह लोकेटेड है, जो संभव नहीं है। ऑलराइट? तो कहने का मतलब ये हुआ कि किसी एक ही एटम में दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर आइडेंटिकल नहीं हो सकती। अगर आपका शुरू की 3 भी आइडेंटिकल हो गई तो आखिरी वाली पक्का अलग होगी, क्योंकि एक सिंगल ऑर्बिटल के भी दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन का डायरेक्शन अपोजिट होता है। तो एक का अगर प्लस हाफ हुआ तो दूसरे का माइनस हाफ हो जाएगा। राइट गाइस, चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ फॉलोइंग स्पीशीज। पहला मैं ले रहा हूँ, लेट्स से आयरन, आयरन 2+। दूसरा मैं ले रहा हूँ कोबाल्ट 2+। आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27। देखिए बच्चों, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। आयरन, जैसे आयरन का Z = 26 का अगर हम करते हैं तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d6, राइट? बच्चों ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये आयरन का है, आयरन 2+ का नहीं है। अब हम इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव कर देंगे, तो इस पूरे को मैं आर्गन लिख देता हूँ, तो ये हो गया आर्गन 4s0 3d6। अब आर्गन में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं सब कंप्लीटली फील्ड सबसेल में प्रेजेंट है। इसका मतलब ये सारे के सारे पेयर्ड फॉर्म में रहेंगे। अब हम 3d6 को एक बार भर के देखते हैं कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें मिलते हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन है टोटल, 1, 2, 3, 4, 5 एंड ये 6। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आए। ओके, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आए, तो म्यू स्पिन कैन बी कैलकुलेटेड एज 4 × 4 + 2 bm। अगर आपको याद हो nn + 2 bm होता है, √24 bm हो गया। ओके, बोर्स मैग्नेटॉन। इसी प्रकार से अगर आप कोबाल्ट 27 की बात करेंगे
इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? AR 4s 0 हो जाएगा एंड 3d 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन मैंने 4s में से निकाल दिया ऑलरेडी। अब D7 को जब आप भर रहे होगे, तो यहीं से आपको आइडिया हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5 ये हो गया छठा, ये हो गया सातवां। अब आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 हो गए, ओके? अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 हो गए तो म्यू का वैल्यू हो गई स्क्वायर रूट 3 इंटू 3 प्लस 2 यानी कि रूट 15 Bm। ओके गाइस, इस तरह से आप नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं एंड उसकी हेल्प से मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं, टोटल स्पिन निकाल सकते हैं एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी निकाल सकते हैं। ओके गाइस, तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। आप सब लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो और लेक्चर को लाइक और शेयर करना मत भूलना। इससे पहले इस लेक्चर को कंप्लीट करूं, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है ऑन बिहाफ ऑफ अनअकैडमी। आईआईटी जेईई मेगा कॉम्बैट जो कि 20 फरवरी को होने वाला है। इस बार ये काफी ज्यादा स्पेशल कुछ इसलिए है क्योंकि ये पीवाईक्यू स्पेशल है, यानी पिछले कई सालों से आए हुए आईआईटी जेईई मेन और एडवांस के क्वेश्चंस इसमें लिए जाएंगे, राइट? और पीवाईक्यू करना बहुत जरूरी होता है आईआईटी जेईई मेन के लिए, स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हालांकि एडवांस के लिए इस सेंस में इंपॉर्टेंट होता है कि आपको एक क्वेश्चन के लेवल का आइडिया हो जाता है। तो पीवाईक्यूज को अटेम्प्ट करने के लिए और इसका फायदा उठाने के लिए आप सब लोग इसको जरूर ज्वाइन करो। 20 फरवरी को 21 क्वेश्चन 60 मिनट 11 बजे आपका ये एग्जामिनेशन शुरू होगा। प्रैक्टिस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर आईआईटी जेईई पेपर्स रिवार्ड भी मिलेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों सेगमेंट से क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चंस क्रिएटेड बाय टॉप एजुकेटर्स along with detailed video solutions and separate tests for class 11 and 12. Enroll now and enjoy the test. All right, guys. Thank you very much for joining me today. मिलते हैं बहुत जल्दी अगले लेक्चर में. Bye bye.